हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय स्टेनोग्राफर का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर हुआ था 2023 में। डेट थी 12 अगस्त। 12 अगस्त का हम लोग शिफ्ट 1 कर रहे हैं इस समय, जिसमें से कि फर्स्ट शिफ्ट का आधा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 मतलब एक क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग पिछले वाले सेट में किए थे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं 51 से लेकर के 100 तक का। ठीक है, तो पिछली बार मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 65 तक करूंगा, लेकिन 65 तक में 1.5 घंटे से ऊपर का बन गया था, तो इसलिए मैंने उसको काट दिया। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक दिया था। आज 51 से 100 तक देने जा रहे हैं। अगर 51 से 100 तक का आज ये हमारा 1 घंटे में हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो अगली बार से आप लोगों को ये 3 पार्ट में मिलेगा। 1-1 घंटे का वीडियो रखूँगा। अगर 1-1 घंटे में मतलब 2 बार में हो जाता है तब तो ठीक है। अगर वो ज़्यादा जाता है, मान लो 3 घंटे तक जाता है, तो इसको 3 पार्ट में कर दूँगा और आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन नंबर 2 होगा, मतलब सेकेंड पार्ट का। कल शुरू करेंगे हम लोग सेकेंड शिफ्ट वाला। तो पिछला सेशन आप लोगों को कैसा लगा और आज शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। पीडीएफ वही वाला कल वाला ही है, पीडीएफ नया नहीं है। और कल वाले सेशन में जब हम सेकेंड शिफ्ट वाला करेंगे तब आपको पीडीएफ दूसरा देंगे। पीडीएफ में हमने 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे रखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये है किसका? इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन। लिखा है कि रिया आस्क्ड आर यू फीलिंग फाइन, और ये क्वेश्चन मार्क लगा है। तो रिया आस्क्ड मी, ठीक है, यहाँ लिखा रिया आस्क्ड मी इफ़ आई वाज फीलिंग फाइन। तो सही तो दिया हुआ है कि यू का आई हो गया और आर का वाज हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा संदेह है। ठीक, दूसरा देखो तो इफ़ आई वाज फीलिंग फाइन, तो रिया टोल्ड मी, ये टोल्ड गलत हो गया। रिया आस्क्ड हर से कहाँ पूछा? ठीक है, रिया आस्क्ड हर, तो ये रिया और हर दोनों सेम पर्सन तो होना थोड़ा मुश्किल है। अगर चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, कोई गड़बड़ ना निकली तो चौथे में लिखा रिया आस्क्ड मी इफ़ आई वाज फीलिंग फाइन, तो ये वाला सेंटेंस एकदम से करेक्ट है। अब ये जो तीसरा वाला है, इसमें गड़बड़ी क्या है कि रिया भी फेमिनिन जेंडर थर्ड पर्सन है और ये जिससे पूछा वो भी फेमिनिन जेंडर थर्ड पर्सन है। हो भी सकता है ऐसा, पर अगर यहाँ पर मी आ जाता है तो ये बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि जब रिया यू से पूछेगी तो वो खुद नहीं हो सकती, कोई और होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन बेटर था थर्ड वाले से, इसलिए ये दोनों गलत हो गए। ये तो फिलहाल गलत था ही, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, वो हटना चाहिए। तो इसमें आंसर 4 होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अरेंजमेंट में देखो पढ़ते हैं। लिखा है सानिया आस्क्ड पीयूष हाउ ही हैड फेयर्ड इन द एग्जामिनेशन द वीक बिफोर। ठीक है, ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है। सानिया ने पीयूष से पूछा कि पिछले हफ्ते जो पेपर हुआ था उसमें आपने कैसा किया। लिखा है यहाँ पीयूष ने रिक्वेस्टेड सानिया नॉट टू आस्क अबाउट दैट। तो पीयूष ने रिक्वेस्ट किया सानिया से कि इस बारे में कोई क्वेश्चन ना करे। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं किया होगा। फिर बी में कहा कि पीयूष सेड दैट ही हैड डन वेरी बैडली एंड वाज अफ्रेड दैट ही वुड नॉट क्लियर द एग्जाम। तो दोनों ए और बी साथ साथ में नहीं हो सकते, वो दोनों पीयूष की स्टेटमेंट एक साथ में, और यहाँ पे पीयूष अफ्रेड है, कारण इसमें दिया हुआ। सानिया एक्सक्लेम्ड दैट दिस वाज हिज फुलिश फियर। सानिया ने कहा ये फियर तुम्हारा बेकार का फियर है, तो ये वाला फियर इसके बाद आ जाएगा, यानी कि हम बी के बाद सी लगाएंगे। बी में पीयूष ने जिस डर की बात की है, सी में सानिया उस फियर को फुलिश कह रही है। अब सानिया वांटेड टू नो द रीजन फॉर द रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट क्या है? ये रिक्वेस्ट ये वाली है रिक्वेस्ट जो पीयूष ने उससे कहा था कि मुझसे इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे या उस एग्जाम के बारे में कुछ ना पूछे। इसका मतलब जो डी है वो ए को फॉलो करेगा और ए पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि S1 में सानिया ने क्वेश्चन पूछा है कि पेपर आपका कैसा गया, तो उसके बाद ए आया। ए में इसने पीयूष ने कहा ऐसे क्वेश्चन ना पूछो मुझसे, एक रिक्वेस्ट ही, सानिया ने उस रिक्वेस्ट का कारण पूछा डी।
उस पर बी में उसने जवाब दिया कि उसने अच्छा नहीं किया है क्योंकि उसे डर है वो फेल ना हो जाए। उस पर फिर आ जाएगा आपका सी, क्योंकि सी में सानिया ने कहा कि ये तुम्हारा बेकार का डर है। ठीक है, तो ए डी और बी सी, ए डी बी सी कहाँ है ऑप्शन, ए डी बी सी ये रहा आपका पहला वाला आंसर। ठीक है, चले समझ में आ गया ना क्लियरली एकदम से। अब आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 53 में। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या है, आपको पैसिव वॉइस बनानी है। किसकी बनानी है, आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग। द इंडियन फ्लैग पहले हो जाएगा, चारों में दिया हुआ है, वाज लिखा है, उसके बाद कैरिंग, कैरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो क्या होना चाहिए, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो फ्लैग के साथ वाज लगेगा, तो वाज बीइंग कैरीड, यहाँ तो ठीक लिखा है। और यहाँ पे फ्लैग वर्ब, फ्लैग के लिए वर्ब प्लूरल नहीं होगा, इज नहीं हो सकता, हैड नहीं हो सकता, वाज होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन ठीक हुआ। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 54 हो गया। ठीक है ना, तो ये 54 है। यहाँ क्या करना है आपको, एक इडियम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बताओ। मिस्टर अविनाश इज़ वेरी नाइस एंड फ्रेंडली। मिस्टर अविनाश जो है बहुत अच्छे आदमी है, बहुत फ्रेंडली हैं, सबसे बहुत मित्रवत रहते हैं। बट हिज ब्रदर इज़ वेरी टॉफ़ी नोज्ड। टॉफ़ी नोज्ड का मतलब क्या होता है, जिसकी नाक टॉफ़ी जैसी होती है। तो टॉफ़ी जैसी नाक वाले का मतलब ये होता है कि वो आदमी अपने आप को सबसे बहुत बड़ा सुपरसिलियस मानता है। मतलब वो आदमी अपने आप को सबसे सुपीरियर मानता है कि वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे हायर सोशल क्लास का है, बाकी सब लोग हमसे नीचे आदमी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढो। अ पर्सन हु नेवर ट्रस्ट एनीवन, बिल्कुल ए नहीं होगा। अ पर्सन हु इज एरोगेंट एंड क्रूएल, एरोगेंट तो सही है बेटा, लेकिन यहाँ क्रूएल गलत हो जाएगा, क्योंकि टॉफ़ी नोज केवल एरोगेंट होता है, वो क्रूएल नहीं होता है। ठीक है, अ पर्सन हु थिंक्स ही इज इंटेलिजेंट एंड परफेक्ट, अपने आप को इंटेलिजेंट और परफेक्ट तो नहीं, ये इंटेलिजेंट अहंकारी है। अ पर्सन हु थिंक्स ही इज़ ऑफ हायर क्लास, वो ये सोचता है कि वो बहुत हाई सोशल क्लास का है और लुक डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास, तो जो छोटी लोअर क्लास के लोग होते हैं उनको बहुत मतलब गिरी नज़र से देखता है। यही है, यही जो हम ढूंढ रहे थे, चौथा वाला होगा। ठीक है, आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 55 में। तो ये रहा आपका 55 में एक बार फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। लिखा है ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब उस दौरान, अब कोई टाइम आएगा ना, ड्यूरिंग द पीरियड, उस दौरान। अब कौन से समय की बात करें, अभी नहीं मिला हमको, तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती। यूरोपियंस वर लुकिंग फॉर अ फास्टर मेथड टू रीच इंडिया बाय सेलिंग अक्रॉस अफ्रीका, तो जो यूरोप के लोग थे वो इंडिया पहुंचने के लिए पूरा अफ्रीका को सेल करके, उसको मतलब नाव से पार करके, शिप से पार करके इंडिया आने का शॉर्ट रूट ढूंढना चाहते थे। एंड द गामा सक्सीडेड, और इस काम में वास्को डी गामा सफल रहे। द गामा लिखा हुआ है, अब कहीं पर आएगा वास्को डी गामा, पूरा का पूरा नाम जहाँ आएगा ये स्टार्टिंग में आना चाहिए, ये गामा बाद में आएगा, तो ए स्टार्ट नहीं करेगा। और लिखा है एट दैट टाइम, उस समय की बात है, फिर आया एट दैट टाइम, किस समय की बात कर रहे हैं ये अभी हमको मिला नहीं। तो उस समय गोल्ड और स्पाइसेस एंड अदर वैल्यूएबल्स वर हाईली वैल्यूड इन यूरोप, ये इन चीज़ों की यूरोप में बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, इसी का वो लोग व्यापार करते थे। वास्को डी गामा वाज अ पोर्तुगीज नेविगेटर हु सेल्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, वास्को डी गामा जो थे वो एक पुर्तगीज नेविगेटर थे पुर्तगाल के, और वो यूरोप से इंडिया शिप से आए थे। एक हो गया, ये स्टार्ट कर सकता है हमारा। आगे लिखा है हाउएवर दे हैड टू ट्रेवल अ वास्ट डिस्टेंस बाय सी एंड लैंड टू रीच देम इन एशिया। अब ये हुआ कि कह रहे हैं कि हालांकि इन लोगों को दे हैड टू ट्रेवल वास्ट डिस्टेंस, उनको बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी समुद्र से और कुछ लैंड के द्वारा, टू रीच देम इन एशिया, एशिया पहुँचने के लिए। तो सी से स्टार्ट होगा, ऑप्शन सी से स्टार्ट होने वाले दो हैं, ये और दो, ये दोनों हो नहीं सकते। ठीक है, अब सी से दो हैं, सी के बाद बी लगाओगे या फिर सी के बाद डी लगाओगे। तो सी दिया, वास्को डी गामा वाज पोर्तुगीज नेविगेटर हु सेल्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, उसके बाद क्या कहोगे एट दैट टाइम, हमको बताना पड़ेगा उस समय जो स्पाइसेस वगैरह थे वो क्या थे, बहुत वैल्यूएबल थे, स्पाइसेस वगैरह बहुत वैल्यूएबल थे उस समय, ये पहले इसके ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कि उस पीरियड में जो ये लोग थे वो शॉर्ट रास्ता ढूंढने के लिए तलाश रहे थे और वास्को डी गामा इस काम में सफल रहे। ये तीनों बातें रास्ता ढूंढने के बारे में थी। उसके बाद डी वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि इनको कह रहे हैं कि हालांकि इन लोगों को
उसमें बहुत लंबी यात्रा तय करके आनी पड़ी थी। कौन? वास्को डी गामा लोगों को समुद्र में काफ़ी करना पड़ा, उसके बाद लैंड पे काफ़ी करना पड़ा। तो ये वाला जो है ना CBAD ये ज़्यादा सही है। C के बाद D लगा देना ठीक नहीं है। ठीक है, चलें आगे। 55 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? इसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई किल्ड द बॉल, किक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? वाज या वर लगाएंगे, वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो बॉल के लिए वाज लगेगा, तो बॉल वाज ये हो गया, बॉल वाज ये हो गया। ये इज और हैड तो गलत हो गया। किक्ड बाय मी, ये किक्ड बाय मी है तो ये ठीक होगा, क्योंकि यहाँ आई के लिए ये बाय यू नहीं हो सकता, गलत हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन हुआ। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 57 में। ठीक है, तो 57 में क्या कह रहे हैं? खाली जगह दिया हुआ है और जो ब्रैकेटेड पार्ट है उसका एंटोनिम लगाना है आपको। लिखा है कि माय फेवरेट डैश, लिखा है डिफेस ऑफ हिज होम इज द लार्ज फार्म हाउस स्टाइल किचन। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि वो फार्म हाउस टाइप का किचन है, उसके में फार्म हाउस की स्टाइल का, और ये मैंने बनाया था उनके घर में। ठीक है ना, माय फेवरेट डैश, तो मेरा फेवरेट क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन। मेरा जो फेवरेट कंस्ट्रक्शन था ऑफ हिज होम का, उनके घर का, वो था, वो मतलब बड़ा सा फार्म हाउस टाइप का किचन था। तो डिफेस क्या होगा यहाँ? डिफेस का मतलब क्या होगा? डिस्ट्रक्ट करना। क्या करना? डिस्ट्रक्ट करना। तो डिस्ट्रक्ट मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो इसके लिए अब कंस्ट्रक्शन आना चाहिए ना, अपोजिट सेंस में। कंस्ट्रक्शन में डायमेंशन आएगा नहीं, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब होते हैं, दोनों डायमेंशन तीनों डायमेंशन। बिल्ड का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग, बनाना। तो ये कंस्ट्रक्शन के सेंस में आ जाएगा। जो हम कंस्ट्रक्ट यहाँ कर रहे थे उसके सेंस में क्या आता है? बिल्ड या बिल्डिंग, जिसको कहते हैं बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। फैक्ट और रिगार्ड का कोई लेना देना नहीं है, तो एंटोनिम जो होगा वो बिल्ड होगा, क्योंकि डिफेस का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट करना, तो उसका अपोजिट क्या हो गया? बिल्ड करना। तो दूसरा वाला ऑप्शन है आपका। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 58 में। फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, आने दो, हमें क्या करना है। तो यहाँ लिखा है कि वन कैन फाइंड आंट्स एवरीवेयर ऑन अर्थ। ठीक है, तो धरती पर हर जगह चींटियाँ देखने को मिल जाती हैं। फिर इन्होंने कहा कि दे आल्सो यूज केमिकल्स कॉल्ड फेरोमोन्स टू लीव सेंट, वो एक सेंट छोड़ती हैं, फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती हैं। ठीक है, चलो अच्छा, यहाँ पर एक हमको क्लू मिला सेंट का। दे कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी करती हैं। फिर इन्होंने कहा 10 दे आर कॉल्ड द अर्थ मोस्ट सक्सेसफुल स्पेसीज, इसलिए इनको अर्थ का सबसे सक्सेसफुल स्पेसी कहा जाता है। फिर लिखा कि दे आर अबाउट 2000 स्पेसीज ऑफ आंट, इस धरती पर करीब करीब 2000 आंट की स्पेसीज हैं। ठीक है ना, अब यही स्पेसीज यहाँ पे कहा गया, इसलिए उनको धरती का सबसे सक्सेसफुल स्पेसी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो 2000 स्पेसीज करीब धरती पर उनकी पाई जाती हैं। तो डी के बाद ही सी आएगा, ये बात तो तय है। उसके बाद कहा इन्होंने कि वो एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर लेती हैं और वो एक फेरोमेनॉन नाम का सेंट छोड़ती हैं। और यहाँ S6 में लिखा है दीज सेंट ट्रेल्स, तो ये जो दीज सेंट ट्रेल्स हैं ये क्या होना चाहिए? S6 के पहले आना चाहिए A, तो A होगा लास्ट में, तो ये दोनों कट गया। इन दोनों के लास्ट में क्या है? A, और D शुरुआत में किसके है? मैंने कहा था D पहले आएगा, तो इनके दोनों के लास्ट में A है और इसके शुरुआत में D है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 59 में। तो क्वेश्चन नंबर 59 किसका है? नरेशन का, इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में देखा ही सेड टू मी, आगे लिखा आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। आई कौन हो गया? सी हो गया, और हैव का हैड हो जाएगा। ठीक ना, और यू कौन हो जाएगा? यू हो जाऊंगा मैं। ठीक, तो यहाँ लिखा सी सेड टू मी दैट सी हैज ऑफन, देखो ये हैव का हैड होना है, हैज तो हो नहीं सकता, तो ये हैज भी गया। अब हैड ऑफन टोल्ड, हैड ऑफन टोल्ड मी, ये तो ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहाँ आस्क्ड लिखा है, यहाँ टोल्ड लिखा है, तो यहाँ आस्क्ड तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि आस्क के बाद दैट नहीं लगता, ये कट जाएगा। तो एक ऑप्शन बचा आपका थर्ड वाला, सी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। ठीक है, तो ये होगा 59 में 3। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 60 में बेटा।
तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, फिर से नरेशन है। ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना, उसने कहा कि मैं लुधियाना में रह रहा हूँ। तो आई कौन हो गया, ही हो गया, आई एम का क्या हो गया, वाज हो जाएगा। तो ही वाज, पहले तो आप ही वाज ढूंढ होती है, ही हैज़ बीन है, ही इज है, और ये ही इज है, ठीक है। तो ये वाज में जाना चाहिए, पास्ट में आना चाहिए, तो ही वाज लिविंग एक ही ऑप्शन है, तो ये रहा चौथा। अब आ गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 61। इसमें क्या करना भैया, ये भी है आपका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो चलो देखो पैसिव वॉइस में इसमें लिखा क्या है, लिखा है द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द स्टूडेंट्स लीडर्स स्पीच। तो ये चीयर्ड क्या है, ये चीयर्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और स्टूडेंट लीडर्स स्पीच, तो स्टूडेंट जो लीडर थे उनकी स्पीच है। तो स्टार्टिंग किससे होगी, ये स्टूडेंट लीडर्स स्पीच होगी। द स्टूडेंट लीडर यहाँ से नहीं हो पाएगा, और देयर वाज ये भी नहीं हो पाएगा। द स्टूडेंट लीडर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में वाज लगना चाहिए था, तो ये वाला हमारा आंसर ठीक है। यहाँ जो लिखा है कि दे ऑल चीयर्ड, ये भी नहीं होगा, हम सब्जेक्ट ही गलत उठाए हैं बाकी तीनों में, इसलिए केवल तीसरा आंसर होगा। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका 62, ठीक है। तो 62 में क्या कर रहे हैं, आपको साइनोनिम बताना है किसका, अप्रीहेंशन का। अच्छा, अप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डर, किसी चीज़ का आपके अंदर फियर बैठा हुआ है, फोबिया टाइप का। और बर्बरस क्या होता है, बर्बर हिंदी का जो वर्ड है ना, बर्बर, बर्बर मतलब बहुत ही खूंखार निर्दयी होता है, उसी का एडजेक्टिव बना है बर्बरस, मतलब बहुत ही नृशंस खूंखार, ठीक है। तो ये हो नहीं पाएगा। अप्रीहेंशन मिथ मतलब क्या होगा, जो मतलब अर्धसत्य है, ये भी नहीं होगा। और करेज का मतलब क्या होता है, साहस होगा, ये भी नहीं होगा। फियर का मतलब डर होगा, ये आपका चौथा वाला आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। तो 63 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 63। इसमें अंडरलाइन पार्ट का आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो देखते हैं इसमें क्या गलती है आखिर, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट है नहीं, तो गलती तो निकालनी पड़ेगी। द एक्सेसिव यूजिंग ऑफ पॉकेट कैलकुलेटर कैन स्टल्टिफाई योर कैपेसिटी टू डू मेंटल कैलकुलेशंस। तो एक्सेसिव यूजिंग ऑफ पॉकेट कैलकुलेटर्स नहीं होगा, एक्सेसिव यूज ऑफ पॉकेट कैलकुलेटर। यूज यहाँ नाउन लगाना पड़ेगा ना, एक्सेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ यूज नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, एक्सेसिव यूज ऑफ पॉकेट कैलकुलेटर्स, ठीक है। बाकी ये सब तो होंगे नहीं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 64। इसमें क्या करें, नरेशन आपको ठीक करना है। डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में ले जाना है। माई सिस्टर आस्क्ड मी, मेरी बहन ने मुझसे पूछा, व्हेन विल आई बी अलाउड टू गो टू चर्च। इसमें आई कौन है, आई है मेरी बहन, सी हो जाएगा, और विल आई के बाद में चला जाएगा, वुड हो जाएगा। इतना काम करना है बस। तो माई सिस्टर आस्क्ड मी व्हेन सी विल तो होगा नहीं यहाँ पे, तो पहले विल काटो सारे के सारे, ये विल ये भी गलत हो गया। आपके पास दो बचे हैं, सी वुड यहाँ पर और शी वुड यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आस्क्ड के साथ दैट लगा दिया, जबकि आस्क्ड के साथ दैट नहीं लगता। जब कोई इंटरोगेटिव वर्ड लगा रहता है, क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है, उसके साथ हम कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। तो ये वाला आंसर आपका चौथा वाला सही हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65 पे अपने, ठीक है। तो देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है। 65 में आपको एंटोनिम बताना है किसका, एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, ट्रायम्फ। वन शुड सेलिब्रेट एवरी ट्रायम्फ इन लाइफ, और ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, जीत, या आप कह सकते हो सक्सेस, सक्सेस, ठीक है। हर जीत, हर सफलता आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, हार होगा। तो विक्ट्री क्या हो गया, साइनोनिम हो गया, जीत के लिए लगता है। डिफीट क्या हो गया, ये हार हो गया, ये लगा दो। माइलस्टोन मील का पत्थर होता है, इंस्ट्रूमेंट कोई उपकरण होता है। तो अपोजिट क्या हो गया इसमें, डिफीट हो जाएगा, ठीक। तो ये 65 क्वेश्चन हो गए। हमने कल किए थे 1 से लेकर के 50 तक, आज हमने कर लिया 51 से 65 तक अभी। तो ये ग्रामर और वो कैप के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद 66 से आपका स्टार्ट होने जा रहा है क्लोज टेस्ट और पैसेज। तो इस 66 से लेकर के 85 तक आपको क्लोज टेस्ट करने हैं। 85 के बाद 86 से लेकर के 100 तक 15 क्वेश्चन पैसेज करने हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा क्लोज टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 70 तक का। चलिए इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, फिर ये जो खाली जगह हैं इनकी जगह पर क्या लगाया जाएगा वो हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। तो पढ़ के देखते हैं। लिखा है द लंदन आई। लंदन आई क्या है, एक व्हील है, ऐसे गोल गोल व्हील है। देखना चाहोगे, देख लीजिए।
ठीक, देख लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है लंदन आई। ठीक, अब लिखा है कि द लंदन आई फॉर्मली नोन एज, जिसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, मिलेनियम व्हील कहते हैं, वाज ऑफिशियली कॉल्ड द ब्रिटिश एयरवे लंदन आई एंड, ठीक, पहले इसको यही कहा जाता था ब्रिटिश एयरवे लंदन आई। देन उसके बाद इसको कहा जाने लगा मर्लिन इंटरटेनमेंट्स लंदन आई, फिर इसका नाम आया द लंदन आई। ये क्या है, ये है एक्चुअली एक जाइंट फेरीज व्हील, एक बहुत बड़ी सी व्हील है। ठीक है, अभी आपने देखा था। लिखा है इज सिचुएटेड, ये जो है ये बनी कहाँ है, सिचुएटेड डैश द बैंक्स ऑफ रिवर टेम्स। तो ये नदी टेम्स नदी के किनारे पर बनी है। तो जाहिर सी बात है नदी के किनारे के लिए हम ऑन लगाते हैं, बिना ऑप्शन के आपको बता दे रहा हूँ। ऑन प्रीपोजिशन यहाँ लगना चाहिए नदी के किनारे के लिए। ठीक है, तो ऑन द रिवर बैंक। आगे लिखा है इन लंदन, आगे लिखा है सिंस 20 जनवरी 2011 इट्स ऑफिशियल नेम इज EDP एनर्जी लंदन आई फॉलोइंग अ 3-year स्पॉन्सरशिप डील। 3 साल की स्पॉन्सरशिप डील हुई थी, उसके बाद ये नाम उसका रखा गया। द डैश स्ट्रक्चर इज 135 एम का मतलब क्या हुआ, मीटर टाल। जो इसका स्ट्रक्चर है, जो व्हील है ये, उसका जो स्ट्रक्चर है वो 135 मीटर टॉल ऊंचा है। ठीक, और इसका जो डायमीटर है 120 मीटर है, 120 मीटर या आप कह सकते हो 394 फीट। ठीक, तो कुल मिला के आगे इन्होंने बताया क्या, इसकी साइज बताई। तो यहाँ पे जो लगाओगे वो क्या लगाओगे, इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ सेकेंड नंबर पे पूरा का पूरा मतलब एंटायर करके ऐसा कोई वर्ड आएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 135 मीटर ऊंचा है और 120 मीटर इसका डायमीटर है, चौड़ाई। आगे लिखा है कि दिस फेरीज व्हील, ये जो फेरिस व्हील है, विच इज द टॉलेस्ट इन यूरोप, यूरोप में सबसे बड़ी है। लिखा है क्लेम्स टू बी द मोस्ट पॉपुलर पेड टूरिस्ट डैश इन यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ टूरिस्ट साइट हो सकता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, जहाँ टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं, उसको जनरली हम लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3rd नंबर पे आ गया। इसके बाद हम आते हैं आगे, जो 2 और बचे हुए हैं। इट इज़ विजिटेड ओवर 3.5 मिलियन पीपुल एनुअली, साल में करीब 3.5 मिलियन लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, मेकिंग इट लंदन्स मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। हो सकता है ये अट्रैक्शन वर्ड है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट के बाद अट्रैक्शन लगा है, तो वहाँ भी हो सकता है टूरिस्ट के साथ अट्रैक्शन लगे। अगर अट्रैक्शन वर्ड मिलता है तो हम वही लगाएंगे, फिर और कुछ नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। तब हम डेस्टिनेशन नहीं यूज करेंगे, अट्रैक्शन यूज करेंगे। फॉर विच एन एडमिशन फी इज चार्ज एंड इज समटाइम्स क्रेडिटेड विद द स्पार्कलिंग एंड वर्ल्ड वाइड रिवाइवल ऑफ द फेरिस व्हील कंस्ट्रक्टेड व्हेन इरेक्टेड इन 1999। आगे लिखा इट वाज द टॉलेस्ट फेरिस व्हील इन द वर्ल्ड। जब ये बनी थी 1999 में, तो दुनिया की सबसे बड़ी फेरिस व्हील थी। जब तक कि इसको बाद में क्या हुआ, अनटिल डैश मतलब जब तक कि इसको फर्स्ट बाय 160 एम मतलब 160 मीटर स्टार इन नानचैंग इन 2006 में, जब 1999 में बनी थी तो सबसे ऊंची यही थी 135 मीटर की। उसके बाद देखो यहाँ पे 2006 में नानचांग में 165 मीटर की बन गई। फिर सिंगापुर फ्लायर बन जाता है 2008 में। तो जब तक इसको पीछे नहीं छोड़ा गया, तो यहाँ पे क्या होगा, पीछे छोड़ना। जब तक ये दोनों बनी और इसको पीछे छोड़ दिया, तो यहाँ पे पीछे छोड़ने जैसा कोई वर्ड यूज किया जाएगा। और यहाँ लिखा डैश बाय एन ए फ्रेम ऑन द साइड। अभी आपको हमने वो व्हील दिखाई थी, एक बार चाहे तो फिर देख लीजिए। जो व्हील थी उसके पीछे क्या लगा है, ए लगा है, ए के ऐसे चारों ओर ये बना ए टाइप का एक सपोर्ट दिया हुआ है, बस उसको बाकी व्हील है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोर्टेड बाय एन ए फ्रेम ऑन द साइड ओनली। द आई इज डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट कैंटिलीवर्ड ऑब्जर्वेशन व्हील। ठीक, समझ में आ गया कहाँ क्या भरना है। चलिए अब हम लोग भरते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। तो यहाँ कहा था कि द लंदन आई अ जायंट फेरिस व्हील इज सिचुएटेड डैश द बैंक्स ऑफ रिवर टेम्स। मैंने कहा था नदी के किनारे के लिए हम लोग ऑन लगाते हैं, ऑन लगेगा। ठीक, अब आगे आ जाओ। द डैश स्ट्रक्चर, इसका पूरा का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा वो 135 मीटर टॉल है और 120 मीटर इसकी डायमीटर है।
तो इसका पूरा स्ट्रक्चर तो रेमेडियल स्ट्रक्चर होगा कि जनरस स्ट्रक्चर होगा कि इंटायर स्ट्रक्चर होगा, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव धोखेबाज होगा नहीं, रेमेडियल उपचारात्मक हो गया, जनरस मतलब एकदम उदार होगा ही नहीं, इंटायर का मतलब संपूर्ण पूरा का पूरा, तो ये वाला लगेगा। तीसरे में आ जाओ, मैंने कहा था कि ये सबसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और मैंने कहा था कि आगे चल के क्या लिखा है, टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अट्रैक्शन दोनों दिया है तो हम लोग अट्रैक्शन यूज करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद अट्रैक्शन वर्ड यूज किया गया था, तो यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन दिया है तो यही लगाएंगे, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं आपके अगले 2 क्वेश्चंस में। अब यहाँ आया 69 क्वेश्चन नंबर। तो चौथे नंबर पे फिलर क्या होगा, जब तक कि इसको, ये 99 में जब ये बना था तो एशिया का या दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील था। उसके बाद 2 और बन जाते हैं, एक ननचांग में बन जाता है और एक कहाँ, सिंगापुर में बन जाता है। तो एक 160 मीटर था, एक 165 मीटर था, और ये 135 मीटर का है, ठीक है। तो जब तक इसको पीछे नहीं छोड़ दिया, पीछे छोड़ देने को क्या कहते हैं, सरपास कर देना। जब ये दोनों बन गए तो इसको पीछे छोड़ दिए तो सरपास कर दिया गया। नेगोशिएट का मतलब मोल भाव करना, ये होगा नहीं। डिसबर्स का मतलब होता है जैसे पैसे वगैरह का वितरण किया जाता है तो वो होता था डिसबर्स, यहाँ लगेगा नहीं, एडवांस भी नहीं लगेगा, अंटिल एडवांस्ड बाई नहीं, अंटिल सरपास्ड बाई, जब तक कि इसको पीछे नहीं छोड़ दिया इन दोनों ने। अब यहाँ क्या लिखा है, इसको ए फ्रेम का एक स्ट्रक्चर है, उसके चारों ओर ये बना हुआ है, तो ए जो फ्रेम है वो उसको सपोर्ट करता है, तो सपोर्टेड बाई लगेगा। रिक्वायर्ड बाई जरूरत के लिए लगता है, क्रेडिटेड जिसको हम क्रेडिट देते हैं, जिसको श्रेय देते हैं, वो लगेगा नहीं। कंज्यूम्ड बाई होगा नहीं, क्योंकि ये इसका कंजम्पशन नहीं कर रहा, जो शेप है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए सपोर्टेड बाई। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 66 से 70 तक के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले वाले पैसेज की ओर। तो अगला क्लोज टेस्ट है आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़ के देखो। लिखा है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग इज अ सिग्निफिकेंट डैश इशू, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैश इशू है, दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, जिसको कि इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, हमें उसको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इमीडिएट एक्शन ही, सॉरी अटेंशन लिखा हुआ है। द डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज in the atmosphere has led to a dash increase in the average temperature worldwide। इन्होंने कहा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज का डैश है, तो ग्रीन हाउस गैसेज इमिजन होता है, एक ही तो वर्ड लगता है इनके लिए, सिक्रेशन, इमिजन, रिलीज, ऐसे कुछ वर्ड लगेगा यहाँ पर। हैज़ लेड टू अ डैश इंक्रीज, ये क्या हो गया है, डैश डैश इंक्रीज हो गई है इन एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड, तो दुनिया भर के टेम्परेचर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही है। दिस फेनामेना डैश वेरियस एडवर्स इफेक्ट, ये जो फेनामेना है, ये जो नज़ारा है, सिनेरियो है, वो एक बुरा इफेक्ट, वेरियस एडवर्स मतलब काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है ऑन द एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग डैश वेदर पैटर्न इन राइजिंग सी। तो एक अनिश्चित सा वेदर पैटर्न हो गया है। वेदर पैटर्न कभी जब जाड़ा पड़ना होता है तब नहीं पड़ता है, और पता लगे 1 महीना लेट जाड़ा पड़ रहा है, इस तरह से, और सी लेवल में भी राइज हो रहा है। कुल मिला के ये एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, उसी पर ये बात की गई है। तो चलो देखते हैं पहले फिलर में हम लोग क्या लगा सकते हैं। तो आ जाओ, पहला फिलर क्या है, पहला फिलर यह है कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ सिग्निफिकेंट डैश इशू। ऑप्शन ले लो, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण, डैश इशू, एंड डेट्रीमेंटल इशू है। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक हो गया। अब हानिकारक नहीं, जिसमें आपको घाटा होता है वो हो जाता है, तो घाटा होने वाला इशू डेट्रीमेंटल नहीं लगाओगे। यहाँ क्या है, एनवायरमेंटल इशू है, क्योंकि बार बार एनवायरमेंटल लिखा गया है। देखो ये एनवायरमेंट लिखा गया, इसमें एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, ये पर्यावरण। बेनिफिशियल तो ये हो नहीं सकता, कंट्रोवर्शियल विवादास्पद इशू है, तो ये विवादास्पद नहीं है, बहुत बर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ पे सुटेबल क्या होगा, एनवायरमेंटल लगाओगे आप, ठीक है ना। चलो अगले वाले में देखते हैं आप क्या लगाएंगे। अगला वाला मतलब फिलर नंबर 2, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, द डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ये ठीक है, रिडक्शन तो हो नहीं रहा ग्रीन हाउस गैसेज का, समस्या है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज के बढ़ने से, तो इमिशन हो रहा है। एक्सट्रैक्शन मतलब निकाला जाना कहीं से, ये लगेगा नहीं। प्रोडक्शन लगाओगे कि इमिशन लगाओगे। एक्चुअली प्रोडक्शन क्या होता है, हम किसी फायदे के लिए जब कोई सी चीज़ को करते हैं तो प्रोडक्शन होता है, और कोई चीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं उससे कोई नुकसानदायक चीज़, जैसे हम कार से चलते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं उससे ना, हमारे प्रोडक्शन का बाई प्रोडक्ट है इमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे इमिशन ज़्यादा सूटेबल होगा, प्रोडक्शन नहीं, ठीक। आगे चलो नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला देखते हैं आपका।
तो थर्ड वाले में यहाँ पे लगाना है आपको। इन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर हैज लेड टू अ डैश इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड। तो ये क्या हो गया, हैज लेड टू उसके बाद क्या लगा होगा, डैश इंक्रीज। कैसे इंक्रीज हो रहा है, इन इफेक्टिव इंक्रीज नहीं भाई, इंक्रीज तो इफेक्टिव हो रहा है, टेम्पोरेरी इंक्रीज हो रहा है, बस थोड़े दिन के लिए होगा, उसके बाद नहीं होगा, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। लार्ज इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर या ग्रेजुअल इंक्रीज, तो ये क्या होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज, धीरे 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 एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, तो लार्ज नहीं ग्रेजुअल होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ अगले वाले में। तो अगला है आपका फिलर नंबर 4 के लिए, किसके लिए, ये है। तो दिस फेनामिना डैश वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स। तो ये जो फेनामिना है वो क्या कर रहा है कि वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स, कई नुकसानदायक, कई विपरीत प्रभाव डाल रहा है एनवायरनमेंट पे। तो क्या कर रहा है, रिजल्ट के लिए क्या लगाना, रिजल्ट्स इन लगाना पड़ता हमको, तो रिजल्ट्स इन लगेगा नहीं क्योंकि इन लगा नहीं है। प्रिवेंट, रोक तो रहा नहीं है बल्कि एडवर्स इफेक्ट्स डाल रहा है, तो ये भी नहीं लगेगा। कंट्रीब्यूट के बाद क्या लगाना पड़ता, टू लगाना पड़ता, ये भी नहीं लगाना। अब क्या लगाओगे, काजेस, इसकी वजह से पैदा हो रहे हैं, कारण पैक कर रहा है ये बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स के पैदा होने का। अब आ जाओ अपने इसके फिलर नंबर 5 के लिए, देखते हैं फिलर नंबर 5 में क्या है भाई। तो फिलर नंबर 5 आया ये, तो इसकी जगह पर देखो क्या लगाओगे। इन्होंने कहा इंक्लूडिंग, जो इफेक्ट पड़ रहे हैं वो है इंक्लूडिंग डैश वेदर पैटर्न। तो वेदर पैटर्न क्या होगा, वेदर पैटर्न एरेटिक होगा। एरेटिक मतलब अनियमित, अनियमित मतलब कभी बढ़ गया कभी घट गया, एकदम स्टेबल नहीं है, घट बढ़ रहा है वेदर पैटर्न। उसके बाद क्या किया इन्होंने, स्टेबल होगा, नहीं स्टेबल वेदर पैटर्न नहीं होता, कंस्टेंट तो होगा नहीं, ना स्टेबल वेदर पैटर्न होगा ना कंस्टेंट होगा, क्योंकि गड़बड़ हो रहा है ना, घट बढ़ रहा है, तो ये हो गया। और प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल का मतलब जिसको हम पहले से जानते हो, तो प्रेडिक्टेबल होगा तो स्टेबल होगा, अनप्रेडिक्टेबल होता तो हम कुछ कहते भी। तो ये तीन के तीनों पॉजिटिव हैं, एराटिक हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल एकदम से अनश्योर सा वेदर पैटर्न हो रहा है। ठीक है, तो कभी कभी जाड़े में बारिश हो रही है, इस तरह का हो जा रहा है। ठीक, तो ये हो गए हमारे 75 तक। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक। ये भी क्लोज टेस्ट है, मैंने कहा था ना 65 से 85 तक क्लोज टेस्ट है 20 क्वेश्चन। चलो छोटा सा क्लोज टेस्ट है, पढ़ते हैं। नेसेसिटी इज एंड डैश फोर्स दैट कंपेल्स अ मैन टू डू थिंग्स। नेसेसिटी एक ऐसी डैश फोर्स है जो आदमी को काम करने के लिए फोर्स करती है, कंपेल करती है, मजबूर करती है। आगे लिखा इट स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है ना उकसाना, ये उकसाती है माइंड को, सो डैश इतना ज़्यादा, इतना जोर से कि इट कॉजेज ग्रेट अनरेस्ट, इससे हमें बेचैनी होती है। दैट कंटिन्यूज अनटिल, और ये बेचैनी तब तक बनी रहती है जब तक हमारी नेसेसिटी को पूरा नहीं कर दिया जाता, फुलफिल्ड हो जाएगा यहाँ पे। एज आर्डर कम्स आउट, जैसे आर्डर का मतलब ये आदेश नहीं है, आर्डर का मतलब होता है व्यवस्था। कम्स आउट ऑफ डैश कियोस, कियोस का मतलब क्या, अव्यवस्था, डिसऑर्डर। तो अव्यवस्था, अफरा तफरी से जैसे व्यवस्था आती है, ठीक उसी तरह से इन्वेंशन पैदा होता है, किससे, किसी नेसेसिटी से। आविष्कार किसी आवश्यकता की देन होती है, आवश्यकता से पैदा होता है। ठीक है, तो चलो पहले वाले के लिए हम लोग लगाते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको। नेसेसिटी इज एन डैश फोर्स दैट कंपेल्स अ मैन, कैसी फोर्स है, आवश्यकता जो आदमी को काम करने के लिए मजबूर करती है। अनकंसीवेबल, जो हमारे दिमाग में नहीं आती, जिसको हम विचार नहीं कर सकते, ऐसी कोई फोर्स नहीं होगी। ऐसी फोर्स होगी जो हम समझ ही नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे। इररेजिस्टिबल, इररेजिस्टिबल मतलब जिसको हम रोक नहीं पाते हैं, जो हमारे ऊपर चढ़ बैठती है, एक ऐसी मतलब ऐसी फोर्स होती है। तो इररेजिस्टिबल, जिसे हम रोक नहीं सकते, ये तो हो सकता है। एसेंशियल फोर्स, हाँ ये हो सकती है, एक जरूरी फोर्स है, लेकिन इररेजिस्टिबल से ज़्यादा अच्छी नहीं है। एसेंशियल है तो हम उसको टाल भी सकते हैं कल के लिए, लेकिन इररेजिस्टिबल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसके पहले, जिसके लिए हम कुछ सोच अनुमान नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं आएगा। इररेजिस्टिबल होगा जिसको हम रोक नहीं पाते, इररेजिस्टिबल फोर्स होगी जो आदमी को काम करने के लिए मजबूर करेगी। आगे आ जाओ। तो अगला है फिलर नंबर 2 के लिए, इसके लिए क्या करोगे, ये हमको इतना ज़्यादा उकसाती है, इतना ज़्यादा उकसाती है कि इट काजेज एन अनरेस्ट, हमारे मन में बेचैनी आ जाती है तब तक जब तक कि हमारी ज़रूरतें पूरी ना हो जाए। तो ये हमको इतना, हमारे माइंड को इतना मासिबली मजबूर करती है, या हम इतना ग्रेसफुली
उकसाती है कितना स्लोली, तो स्लोली और ग्रेसफुली तो खूबसूरती से तो होगा नहीं। अब बचा मासिवली वायलेंटली। वायलेंटली का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से, मासिवली का मतलब बहुत बड़े साइज में। तो बहुत बड़े साइज में नहीं होगा, बहुत बुरी तरह से हमको मजबूर करती है, उकसाती है तब तक जब तक हम उठ नहीं जाएंगे उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पे वायलेंटली ज़्यादा ठीक होगा। अब आगे आ जाओ थर्ड नंबर वाले के लिए, यहाँ इसके लिए कि मतलब तब तक वो हमको मजबूर करती है जब तक कि हम अपनी नेसेसिटी को पूरा नहीं कर लेते। तो नेसेसिटी इज कंसर्न्ड या नेसेसिटी इज कमिटेड या नेसेसिटी इज फुलफिल्ड या नेसेसिटी इज परटर्ब्ड। तो परटर्ब्ड का मतलब होता है किसी को व्याकुल कर देना, जबकि हमको हमारी ज़रूरत पूरी होने से संबंधित है। तो नेसेसिटी इज फुलफिल्ड लगेगा यहाँ पर, ठीक है। जब तक हमारी वो आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती तब तक वो हमको मजबूर करती है, बेचैन करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे नेक्स्ट आ जाओ भाई। तो नेक्स्ट रहा हमारा ये फिगर नंबर 4। देखो यहाँ पे क्या लगाना है, लिखा है एज ऑर्डर कम्स आउट ऑफ डैश कियोस। ऑर्डर का मतलब व्यवस्था, आउट ऑफ कियोस अव्यवस्था। तो जैसे व्यवस्था आती, जब देखो जब घोर अव्यवस्था होती, जब बहुत अव्यवस्था होती, अराजकता होती है, तो वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर आता है, उसके बाद ही आएगा। घोर अराजकता के बाद जब क्रांति होती है उसके बाद ही ठीक ठाक से सब कुछ ठीक होता है। तो घोर अराजकता, घोर अराजकता के लिए क्या करोगे, परफेक्ट अराजकता या परफेक्ट नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव सेंस में नहीं जाना है, तो परफेक्ट नहीं। अटर का मतलब क्या होता है, घोर अराजकता, अटर डिसअपॉइंटमेंट, घोर निराशा, अटर लगाओगे यहाँ पे। एनालिटिकल और लीस्ट कम से कम वाला तो लगाना नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले पे अपने। तो ये रहा आपका नेक्स्ट, मतलब फिगर नंबर 5। यहाँ पर क्या लगाना होगा बताओ। तो ऐसे ही सो डज एन इन्वेंशन आउट ऑफ। तो इन्वेंशन किससे आएगा, शुरुआत में क्या आ रहा है, नेसेसिटी। तो इन्वेंशन किससे होगा, नेसेसिटी से। आप सुने भी होंगे नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इन्वेंशन कहाँ से आता है, नेसेसिटी से आता है। एमिटी का मतलब क्या होता है, मेल जोल। आप वर्ड समझ लो, एमिटी मतलब मेल जोल होता है, एबिलिटी क्षमता होती है, एब्स्ट्रूसिटी। तो एब्स्ट्रूसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की गहनता, डेंसिटी होती है। तो उन तीनों में से कोई नहीं लगेगा। तो हम लोग कर लिए कहाँ तक, 80 तक कर लिए हैं। अब करते हैं 81 से लेकर के 85 तक, उसके बाद आ जाएंगे पैसेज में, ठीक है। तो आओ 81 से 85। तो ये रहा आपका 81, ठीक। 81 में देखो लिखा है कि फायर इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन ह्यूमन डेथ। आग, आपको पता होगा आग का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ। तो पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, स्टोन एज में। कैसे हुआ, वो आग ने उन लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया, इसी पर पूरा पैसेज दिया हुआ। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। फायर इज सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन डेथ। तो हमारे विकास, हमारे मानव विकास का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है आग का आविष्कार। लिखा है द स्टोन एज मैन वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द एंड यूज ऑफ फायर। तो जो स्टोन एज का आदमी था, पाषाण काल वाला, वही सबसे पहले आग का आविष्कार किया था, यूज किया था। विच प्रोवाइडेड हिम डैश एंड अ मीन्स टू कुक फूड। जो उसको डैश चीज दिया और खाना पकाने के लिए एक साधन दिया। तो ये खाना पकाने का साधन अच्छे सेंस में यूज किए हो तो यहाँ पर भी कुछ अच्छा चीज लगेगा, क्योंकि एंड से दोनों को जोड़ रहे हो, ठीक है। दूसरे के लिए क्या लगाएंगे देख लिया। इनिशियली ही प्रोड्यूस्ड फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स। शुरू में फायर कैसे पैदा होता है, दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से। एंड द डैश बिटवीन टू स्टोन्स जेनरेटेड फायर। और दो स्टोन्स के रगड़ने से जो डैश था, तो यहाँ क्या होगा, फ्रिक्शन, घर्षण होगा। एक वर्ड यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, फ्रिक्शन लगेगा। तीसरे वाले में फिक्स है फिलर। तो फ्रिक्शन बिटवीन टू स्टोन्स जेनरेटेड फायर बट दिस प्रोसेस वाज वेरी डैश। लेकिन ये प्रोसेस जो था, रोज रोज पत्थर रगड़ के आग पैदा करना बड़ा कठिन था, घंटों लग जाते थे। ये बहुत ज़्यादा मतलब असुविधाजनक था। और ही वांटेड टू डिस्कवर अ लेस लेबोरियस वे। यहाँ वो इंसान चाहता था कम मेहनती तरीका। तो इसका मतलब ये भारी भरकम रहा होगा आग पैदा करने का। तो आगे लिखा फॉर दिस ही हैड टू फर्स्ट प्रिजर्व फायर। इसके लिए उसने क्या किया कि पहले तो आग को बचा के रखना शुरू किया कि दोबारा फिर आग ना पैदा करना पड़े, इसलिए कुछ ऐसा करो कि इसको कहीं ऐसे रखो जिससे आग बुझने ना पाए। उसके लिए क्या किया, ही डिस्कवर्ड अ फायर बैंड। उसने एक फायर बैंड तैयार किया और उसके कैरीड इट एवरीवेयर, हर जगह लेके जाता था जहाँ जाता था, ताकि आग ना बुझे। उसके बाद क्या हुआ, दिस डिस्कवर्ड लेट, ये जो डिस्कवरी थी, लेट टू इन्वेंशन ऑफ टॉर्च। उसी से फिर क्या आई, मसाल का आविष्कार हुआ। उसके बाद वो लैंप वगैरह मतलब दिया वगैरह बना इसी से।
फिर दैट कुड बी डैश यूज्ड फॉर डैश। अब ये बताओ कि जो मसाल है और लैंप है, दोनों चीज़ें देख लो, ये टार्च जो है मसाल और ये जो लैंप है दोनों किस चीज़ के लिए यूज करते हो? उजाला करने के लिए यूज करते हो। तो 5वें नंबर पर उजाले के लिए कुछ लगा दोगे, लाइट है, इल्यूमिनेशन है, इसे ऐसा ही कोई वर्ड यूज करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वाले के लिए हम पहले ढूंढ लेते हैं ना अभी से कि क्या वर्ड हम यूज करेंगे। चलो पहला वाला पढ़ के देखते हैं हम लोग। तो पहला जो सेंटेंस है क्या है? फायर इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन ह्यूमन डैश। तो ह्यूमन मानव के विकास उद्विकास से संबंधित ये वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ। तो मानव क्या होगा? ह्यूमन रिसेशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन रिग्रेशन या ह्यूमन रोटेशन। तो ह्यूमन रिसेशन का मतलब मंदी हो जाएगा, ये लगेगा नहीं। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, तो ये भी नहीं लगेगा, रिग्रेशन भी नहीं लग रहा है, रोटेशन भी नहीं लग रहा। तो मानव इवोल्यूशन क्या होता है? उद्विकास। तो ये थर्ड वाला सबसे ज़्यादा सुटेबल वर्ड लगा यहाँ पर। ठीक है, अगले में आ जाओ। तो अगला है हमारा जो फिलर है वो क्या है? यहाँ देखो, जब उसने आग का आविष्कार कर लिया तो आग ने उसको प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया? एंड के बाद अब मीन्स टू कुक फूड, खाना पकाने का एक साधन। और क्या होगा? खाना पकाने का एक साधन और क्या चीज़ हो सकती है? तो और क्या हो सकती है? और वार्म हो सकता है या कोल्डनेस या हॉट। तो कोल्डनेस तो होगी नहीं, आग से वार्म, हॉट और वार्मथ होगा। तो वार्म जो है क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, गर्मी नहीं है, गर्म मतलब वार्मथ होगा। तो ये एडजेक्टिव नहीं, हमको क्या चाहिए? नाउन चाहिए, क्योंकि वहाँ साधन था तो यहाँ भी नाउन लगेगा, वार्मथ होगा। हॉट भी एडजेक्टिव हो जाएगा, हॉट नहीं लग पाएगा। ये दोनों एडजेक्टिव हैं इसलिए नहीं लगेंगे, लगाना होगा हमको नाउन, गर्मी का और आग पकाने का एक साधन, तो वार्मथ हो गया। ठीक, आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। तो फिर आपको एक बार स्टेटमेंट देखना पड़ेगा थर्ड वाले के लिए। यहाँ लिखा है कि इनिशियली ही प्रोड्यूस्ड फायर बाय रबिंग 2 स्टोन्स एंड द डैश बिटवीन 2 स्टोन्स जनरेटेड फायर। मैंने कहा था यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन, दोनों स्टोन के बीच में रगड़ने से जो फ्रिक्शन पैदा हुआ था वो। तो फ्रिक्शन के लिए क्या लगा? यहाँ तो फ्रिक्शन मैंने फिक्स बोला था ना, कोहेशन होगा नहीं, रिट्रैक्शन होगा नहीं, स्मूथनेस होगा नहीं, फ्रिक्शन एक ही चीज़ होगी, फिजिक्स का वर्ड है वही लगेगा। कोहेशन का मतलब क्या होता है? कोहेशन का मतलब होता है एकजुटता। जब सब लोग एकजुट हो जाते हैं, कहीं पर एकजुटता दिखती है तो कोहेशन होता है। रिट्रैक्शन नहीं लगेगा, रिट्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ वापस ले लेना, विड्रा कर लेना। हमने कोई डिसीजन दिया, उसके बाद उसको वापस ले रहे हैं तो विड्रा कर रहे हैं, ये भी आने लगेगा। स्मूथनेस लगेगा ही नहीं उससे, क्योंकि आग पैदा नहीं होगी, स्मूथनेस होगी तो। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्यों लगा ये भी आपको पता चल गया। आई होप कि आपके ये क्वेश्चन सही रहे होंगे। ठीक है, तो 28 में पहले देख लेते हैं कि ये चौथे नंबर पर क्या आना है। बट दिस प्रोसेस वॉज वेरी डैश एंड ही वांटेड टू डिस्कवर अ लेस लेबोरियस चाहता है ना प्रोसीजर वो आग पैदा करने का। तो ये वाला कैसा रहा होगा? ये भारी भरकम रहा होगा। तो लेस लेबोरियस मतलब कोई ऐसे उपाय जिसमें कम मेहनत लगे, वो कुछ ऐसा ढूंढना चाह रहा था। तो देखो क्या है, ये वाला कैसा था? अनकंटेनेबल का मतलब जिसको हम कंट्रोल ना कर पाएँ, खासतौर से इमोशन और फीलिंग के लिए आता है अनकंटेनेबल इमोशन। अनकंटेनेबल एंगर हो गया, अनकंटेनेबल ग्रीफ हो जाता है, दुख कष्ट जो हमारे बस में ना होता है तो अनकंटेनेबल होता है। अनकंट्रोलेबल, अब अनकंटेनेबल नहीं लगेगा, अनकंट्रोलेबल भी नहीं लगेगा। मैनेजेबल अगर वो मैनेजेबल होता तो उसको दूसरे उपाय की जरूरत क्या है? मैनेजेबल पॉजिटिव वर्ड है तो ये दोनों लगेंगे नहीं। कंबरसम का मतलब होता है भारी भरकम, 2 पत्थर पकड़ के एक साथ रगड़ना, तो ये भारी भरकम काम था, लेबोरियस काम था, तो यही था, कंबरसम आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट वाले में आ जाओ। तो नेक्स्ट वाले में सीधी सी बात थी ना कि उसने टार्च का आविष्कार कर लिया। जब उसने सोचा कि आग बुझे ना तो वो हमेशा जलाए रखने के लिए क्या किया? एक टार्च का इंतजाम किया और बाद में लैंप का इंतजाम किया। तो टार्च और लैंप किस लिए यूज किए जाते हैं? तो वो यूज करता है इल्यूमिनेशन के लिए, उजाले के लिए। इल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है? उजाला करना। डार्कनेस के लिए, डलनेस के लिए, कन्फ्यूजन के लिए नहीं किया जाएगा। तो क्लोज टेस्ट के 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आरसी करने के लिए, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका भारी भरकम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके पहले मैं पिछली बार वाले में भी बताया था, मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब भी हम रीडिंग पैसेज करने लगेंगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। ठीक है, और आपको अगर ये सीखना हो कि हम लोग पैसेज कैसे करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करिए, 3 पेज का पैसेज है, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो। ठीक,
पहले क्वेश्चन देख लो। तो दो तरह के पैसेज होते हैं, कुछ पैसेज होते हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ में इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो पहला पैसेज है इनडायरेक्ट क्वेश्चनों से भरा हुआ है, तो आप पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है इसमें। पूछा है टोन ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की टोन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहीं एक लाइन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप इसको पूरा पैसेज आप पढ़ लेंगे तब आपको आइडिया लगेगी कि इस पैसेज की टोन क्या है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। और क्या क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा फैक्ट पैसेज में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज, इनमें से कौन सी बात पैसेज में कही गई है, कौन सी बात नहीं कही गई है। तो जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है कि क्या आप इन्फर कर सकते हैं, मतलब पैसेज के आधार पर इनमें से कौन सा आप निर्णय ले सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ये भी पूरा पैसेज पर बेस्ड है। ये सब इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहे जाते हैं, यही सब है जिसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है बेटा। अब आ जाओ, व्हाट इज शिपिंग। एक डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि शिपिंग किसे, सॉरी शिपिंग नहीं, गलती हो गई, पिसिंग किसे कहते हैं। पिसिंग कहते हैं जो आपका कोई पर्सनल आईडी कोई चुरा लेता है, हैक कर लेता है, उसको कहते हैं पिसिंग। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, बाकी 4 क्वेश्चन इनडायरेक्ट आया है। ठीक है, तो पिसिंग का हमने क्वेश्चन वहाँ पर निशान भी लगा दिया हुआ है, अंडरलाइन कर दिया है। चलिए अब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पैसेज, स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे क्योंकि आपको मतलब इसमें समझाएंगे नहीं, पढ़ डालेंगे पूरा पैसेज, बाद में आपको आंसर देते समय समझाएंगे। साइबर क्राइम से रिलेटेड है, पढ़ो। साइबर क्राइम रिफर्स टू एनी इलीगल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क। आप लोग जानते हैं साइबर क्राइम क्या है। ठीक है, आगे लिखा है एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस एंड मोर पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली लाइफ्स, द थ्रेट ऑफ साइबर क्राइम बिकम्स मोर प्रिवेलेंट. Cyber criminals can carry out various types of attacks including hacking, phishing and ransomware attack and identity theft. One of the most common form of cyber crime is hacking, where hacking के बारे में बता रहा है, where a cyber criminal gains unauthorized access to computer system and a network. लिखा this type of attack can be particularly devastating. ये नुकसानदायक होता है. It can give a hacker access to sensitive information such as financial data, personal information or intellectual property. Cyber criminals can also use malware to infiltrate systems, steal information or cause damage to network. ठीक, नेक्स्ट पेज में आ जाए। यहाँ लिखा कि पिसिंग, इसी पर क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, पिसिंग क्या है, आखिरी वाला क्वेश्चन जो था। पिसिंग इज अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग। ध्यान देना, पिसिंग वाले में क्या लिखा, ट्रिकिंग पीपल इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और लॉग इन क्रेडेंशियल्स। जैसे लोग दूसरों का वो करके खरीदारी वगैरह कर लेते हैं ना। आगे लिखा है साइबर क्रिमिनल्स विल ऑफन क्रिएट फेक वेबसाइट और ईमेल दैट लुक लेजिटिमेट टू कन्विंस यूजर टू गिव अप देयर इंफॉर्मेशन. These attacks can be very effective because they often target people's trust and legitimate business or institution. Ransomware attack, ये अगला हो गया. Ransomware attack have become increasingly prevalent in recent years, where cyber criminals use malware, मतलब वायरस को यूज करते हैं, to lock a victim's computer and or files until a ransom is paid. This type of attack can be particularly damaging for business. It can result in lost revenue, इसमें पैसे का नुकसान होता है, damage to reputation और disruption in operations. आगे लिखा आइडेंटिटी थेफ्ट, एक ये अगला टाइप का हो गया। तो कितने दिन को पिसिंग का बता दिया इन्होंने, रैंसमवेयर बता दिया इन्होंने और आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई। एक इसके पहले और आया था हैकिंग। तो ये 3-4 टाइप के इन्होंने साइबर क्राइम बताए। तो आइडेंटिटी थेफ्ट इज अनदर मेजर फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। इसमें क्या करते हैं कि वेयर साइबर क्रिमिनल्स स्टील समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एक्सेस फाइनेंशियल अकाउंट्स, अप्लाई फॉर क्रेडिट और कमिट अदर क्राइम्स इन देयर नेम. दिस कैन बी पार्टिकुलरली, इसमें क्या होता है कि डैमेजिंग फॉर इंडिविजुअल्स. इट कैन टेक मंथ्स और इवन ईयर्स टू फुली रिकवर फ्रॉम द डैमेज. आगे लिखा साइबर क्राइम इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट. ध्यान देना, साइबर क्राइम किसको किसको अफेक्ट करती है, साइबर क्राइम अफेक्ट करती है इंडिविजुअल को भी, बिजनेस को भी और गवर्नमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है साइबर क्राइम.
इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस, ये फाइनेंशियल लॉस भी कर सकता है, डैमेज टू रिपुटेशन और डिसरप्शन ऑफ डेली लाइफ, ये सारा काम कर सकता है। टू कम्बैट साइबर क्राइम, इससे निपटने के लिए क्या किया जाए? इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट टेक प्रोएक्टिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, इंक्लूडिंग क्या करना होगा उसमें? इंक्लूडिंग यूजिंग स्ट्रांग पासवर्ड, कीपिंग सॉफ्टवेयर अप टू डेट और बीइंग कॉशियस, सतर्क रहना विद ओपनिंग ईमेल एंड क्लिकिंग लिंक्स, ठीक, लिंक वगैरह को कभी भी क्लिक ना कर दें, सोच समझ के। गवर्नमेंट्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इनका काम क्या होगा? इनका होगा आल्सो हैव अ रोल टू प्ले इन कम्बैटिंग साइबर क्राइम, दे कैन वर्क टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी लॉज, इसको और ज़्यादा मजबूत करें, इंक्रीज फंडिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल पार्टनर्स टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट साइबर क्रिमिनल्स, उनके ऊपर केस वेस चलाएं साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर जब पकड़े जाएं तो। आगे आ जाओ, लिखा ओवरऑल साइबर क्राइम इज ए कॉम्प्लेक्स एंड एवर इवॉल्विंग प्रॉब्लम, ये बढ़ती ही जा रही है, रिक्वायरिंग अ multifaceted approach. By taking proactive measures and working together, we can reduce the threat of cybercrime and protect ourselves and our communities from a damaging effect. ठीक, पहला है कि इस पैसेज की टोन क्या है? ह्यूमरस, मजाक उड़ाया गया है? बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं उड़ाया गया है, बल्कि आपको सचेत किया गया है, सार्कास्टिक व्यंग किया गया है, व्यंग भी नहीं किया गया है, इन्फॉर्मेटिव आपको जानकारी दी गई है। साइबर क्राइम क्या है? 4 टाइप के साइबर क्राइम होते हैं, किसमें क्या किया जाता है, कैसे उससे बचा जाए, तो ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, कन्फ्रंटेशनल नहीं है, इसमें कोई टकराव नहीं है, तो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या कह सकते हो? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज, कौन सी जानकारी इस पैसेज में दी गई है? ठीक है, तो लिखा है कि हैकिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, मैंने कहा था हैकिंग के बारे में, सबसे पहले इन्होंने बताया है। सर हैकिंग क्या है? दैट कैन गिव हैकर्स एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हैकिंग में यही था पहले टाइप वाले में। दूसरा देखो, ये बात तो सही है, इन्होंने ट्रू हो गई। साइबर क्राइम ओनली अफेक्ट्स इंडिविजुअल नॉट बिजनेस, क्या केवल साइबर इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, बिजनेस को नहीं? जबकि मैंने अंडरलाइन करके बताया था कि साइबर क्रिमिनल इंडिविजुअल को, बिजनेस को और गवर्नमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है, ये गलत हो गया। पीसिंग क्या है? पीसिंग इज टाइप ऑफ साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व्स लॉकिंग द विक्टिम्स कंप्यूटर, ये विक्टिम के कंप्यूटर को लॉक नहीं करता जब तक कि रैंसम ना पे हो जाए। ये जो रैंसम पे करने वाला है वो रैंसम क्राइम है ना, रैंसम वाला रैंसम वेयर होता है, तो ये गलत हो गया, ये पीसिंग नहीं है। आइडेंटिटी थेफ्ट कैन नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल, आइडेंटिटी थेफ्ट से फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, वो आपके नाम से खरीदारी कर लेंगे, तो ये तीनों गलत हैं, केवल पहला वाला सही है। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट में। तो ये रहा आपका इन्फर्ड, व्हाट कैन बी इन्फर्ड, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ऊपर के पैसेज के आधार पर। साइबर क्राइम इज अ प्रॉब्लम दैट ओनली अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स नॉट एंड बिजनेस, क्या साइबर क्राइम केवल पर्सन को ही अफेक्ट करता है या बिजनेस को, इंडिविजुअल या बिजनेस को, क्या गवर्नमेंट को अफेक्ट नहीं करता? तो ये बात गलत हो जाएगी। 88 में पहली बात गलत है, ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं, ये इन्फरेंस नहीं निकाल पाएंगे। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स कैन नॉट एलोन प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स, ये केवल मतलब अकेले, कैन नॉट एलोन प्रिवेंट, अकेले ये सब नहीं, क्यों भैया? साइबर सिक्योरिटी सारे ऑल फॉर्म्स ऑफ क्राइम को कंट्रोल तो कर सकती है ना, कैन कंट्रोल साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये भी बात फाल्स हो गई। रैंसमवेयर अटैक्स आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम, रैंसमवेयर अटैक ही मोस्ट कॉमन है, नहीं ये रैंसमवेयर वाला मोस्ट कॉमन है, ये बहुत कम है अभी, ठीक है, कभी एकांत 2 घटना इसकी होती है, रैंसमवेयर वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब इसे पीसिंग बहुत कॉमन टाइप का है ना। आगे लिखा है साइबर क्रिमिनल्स यूज पीसिंग, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो पीसिंग को यूज करते हैं गेन एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये वाला सही है। ठीक है, आगे आ जाओ 30 क्वेश्चन नंबर 89 पे, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल बताओ पूरा पैसेज का। तो देखो इसमें लिखा है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एंड देयर इफेक्ट्स, हाँ साइबर क्राइम के टाइप्स इन्होंने बताए हैं और उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी बताया है, और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए ये भी बताया है, तो ये वाला हमको अभी ठीक लग रहा है। द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ साइबर क्राइम, तो ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ साइबर, इसमें साइबर क्राइम को एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने, बल्कि साइबर क्राइम के टाइप वगैरह बताए हैं, तो आई थिंक कि पहला वाला दूसरे वाले से कहीं ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है, ये लेस इंपॉर्टेंट। अगर तीसरे में लिखा है द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कम्बैटिंग साइबर क्राइम, ये लास्ट के पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में 2 लाइन बोला गया है कि साइबर क्राइम को कम करने में गवर्नमेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, दुनिया के साथ मिल करके इनके अपराधियों को सजा दिलाएं और एक सख्त कानून बनाए। बस थोड़ा सा पोर्शन था, बाकी पूरे पैसेज में, पूरे पैसेज में तो इन्होंने इसके प्रकार पे बताया है ना, तो ये मेजर बात नहीं है इसमें। पैसेज का मेन मुद्दा ये गवर्नमेंट का रोल नहीं है। पैसेज के मूल में ये देखो, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो साइबर सिक्योरिटी मेन मुद्दा नहीं है पैसेज का, पैसेज में साइबर सिक्योरिटी पर मेन बात नहीं की। पैसेज में मेन बात की गई है कितने टाइप के साइबर क्राइम होते हैं, तो पहला वाला ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है, बाकी सबसे। दूसरे तीसरे में था दूसरा वाला भी ग्लोबल प्रॉब्लम, मतलब इसको वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखा, ये नहीं बताया इन्होंने कि दुनिया के कितने कितने देशों में ये सब चल रहा है। अगर ये दुनिया के सारे देश बताए होते तो हम कहते हैं ग्लोबल प्रॉब्लम, ठीक है। इन्होंने ग्लोबल पे बात ही नहीं की, इन्होंने तो खाली जो साइबर क्राइम है वो कितने टाइप के होते हैं इसी पर ज़्यादा फोकस करते रहे हैं, मतलब 70% पैराग्राफ इसी बात पर है। तो ये पहला वाला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है, देखो फिशिंग क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, क्रिमिनल लोग कर लेते हैं। तो 90 में ऑप्शन क्या होगा, देखो यहाँ लिखा है कि फिशिंग इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक, वेयर साइबर क्रिमिनल्स स्टील समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एक्सेस फाइनेंशियल अकाउंट। एक बात ये हो गई। दूसरा है कि फिशिंग इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग पीपल इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन टू लॉग इन क्रेडेंशियल्स। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये कहाँ पर था, ये शायद यहाँ पर हमने निशान लगाया था, नहीं, आपको दिखा रहे हैं किस वाले में हमने अंडरलाइन किया था, ये दिखा अंडरलाइन किया हुआ है। आंसर आप सीधे सीधे देख लो, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इसमें क्या कहता है, ये इन्वॉल्व करता है ट्रिकिंग पीपल इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड लॉग इन क्रेडेंशियल्स, ठीक ना, आई बात समझ में। आ जाओ, फिशिंग क्या है, तो ये रहा व्हाट इज फिशिंग आपका आंसर, ठीक, लिखा है व्हाट इज फिशिंग, ये लिखा है फिशिंग इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग पीपल इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन लॉगिंग क्रेडेंशियल्स, ये दिया हुआ है। यहाँ लिखा इन्वॉल्व्स हैकिंग इनटू कंप्यूटर, तो ये हैक कंप्यूटर को हैक नहीं करते। यहाँ क्या है, टाइप ऑफ मालवेयर, ये एक टाइप का मालवेयर नहीं है जो विक्टिम के कंप्यूटर को रैंसम देने तक रोक लेता है, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले वाले पैराग्राफ में, ठीक है। अगला वाला पैराग्राफ, पहले ही हमने कहा था ना कि इसके आप क्वेश्चन देखिए, तो अगले पैराग्राफ में हम क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ है। 91 का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि विच मटेरियल आर कॉमनली यूज्ड टू मेक सस्टेनेबल यूटेंसिल। सस्टेनेबल यूटेंसिल के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, जैसे प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। जैसे जो पौधों वगैरह से बनता है जो फिर से डिग्रेड मतलब डिकम्पोज हो जाता है, वो सस्टेनेबल होता है, जिससे पर्यावरण को कोई ऐसी चीज़ जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और हम विकास भी करते रहें, वो सस्टेनेबल होता है। आगे लिखा है इन्होंने, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज। ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे मिल जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल यूटेंसिल। इसमें से कौन सस्टेनेबल यूटेंसिल का एग्जांपल नहीं है। आगे लिखा है व्हाट डिस्टिंग्विशेस सस्टेनेबल यूटेंसिल्स फ्रॉम प्लास्टिक कटलरी। कटलरी क्या होता है, छुरी कांटा चाकू, ये वाला हो जाता है। तो कटलरी, प्लास्टिक कटलरी से उसमें सस्टेनेबल यूटेंसिल में क्या फ़र्क होता है ये बताना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन आ गया ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल यूटेंसिल का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पूरा सस्टेनेबल यूटेंसिल पे आ गया है। पैसेज पढ़ के देख लेते हैं हम लोग ना फिर हमको आंसर मिल जाएंगे। यहाँ से पढ़ो, सस्टेनेबल यूटेंसिल्स आर प्रूविंग टू बी अ क्रूशियल टूल इन आवर कलेक्टिव एफर्ट्स टूवर्ड्स बिल्डिंग अ ग्रीनर एंड मोर एनवायरमेंटली कॉन्शियस वर्ल्ड। These utensils often made from renewable resources। ध्यान देना, ये जो सस्टेनेबल यूटेंसिल्स है वो किससे बनाए जाते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज से। जैसे कि एग्जांपल में देखो क्या दिया, ध्यान देना, रीन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या लिखा है उन्होंने, बम्बू या प्लांट बेस्ड मटेरियल, बांस का बना होगा या प्लांट बेस्ड मटेरियल होगा जो डिकम्पोज हो जाएगा, जैसे कि कॉर्न स्टार्च है, कॉर्न स्टार्च से बना हो सकता है।
ऑफर आ मिरियाड बेनिफिट, इसके बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। फर्स्टली सबसे पहले सस्टेनेबल यूटेंसिल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस आवर रिलायंस, वो रिड्यूस हो जाते हैं ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है ना। तो जो हमारी डिपेंडेंसी है सिंगल यूज प्लास्टिक पे, जो हमारी डिपेंडेंसी है, एक तो ये कम हो जाती है। दूसरा प्लास्टिक कटलरी पे हम डिपेंडेंट, ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर कन्वीनियंस है। जो प्लास्टिक के कटलरी मैंने अभी बताया था, छोरा चम्मच कांटा ये सब जो दुनिया भर का होता है। तो प्लास्टिक कटलरी जो होता है वो हम कन्वीनियंस के लिए, खाली सुविधा के लिए यूज करते हैं। ये कंट्रीब्यूट करता है वास्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट एंड अप लैंडफिल। ये सब उठा के ले जाके ज़मीन में लोग डाल देते हैं, उसी में वो हज़ारों सालों तक पड़ा रहता है, सड़ता नहीं है, जिससे नुकसान होता है पोल्यूशन को। फिर ओशियन में जाता है, पोल्यूटिंग इकोसिस्टम को पोल्यूट करता है एंड हार्मिंग मरीन लाइफ। बाय स्विचिंग टू सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, जब हम इसको स्विच कर देंगे, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव पे आ जाएंगे, तो इससे मिनिमाइज हो जाएगा एनवायरमेंटल डैमेज। सेकेंडली दूसरा फायदा क्या होगा कि सस्टेनेबल यूटेंसिल्स आर बायोडिग्रेडेबल। जो सस्टेनेबल यूटेंसिल्स है बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और कंपोजिटेबल हैं, मतलब वो गल जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद। मीनिंग इसका मतलब ये हुआ कि दे कैन ब्रेक डाउन नेचुरली ओवर टाइम, समय के साथ वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। दिस एंश्योर्स दैट इवन इफ दे डू नॉट एंड अप इन लैंडफिल, मतलब ये लैंडफिल नहीं होते हैं, मतलब वो प्लास्टिक कचरा नहीं बनते हैं। दे वोंट परसिस्ट फॉर सेंचुरी लाइक प्लास्टिक कोड, तो और ये 100 सालों तक रहते भी नहीं हैं, क्या तो मतलब वो मिट्टी हो जाते हैं। इंस्टेड इसके बाद दे रिटर्न टू द अर्थ विदाउट लिविंग अ लास्टिंग नेगेटिव इफेक्ट, वो मिट्टी हो जाते हैं, कोई नुकसान नहीं छोड़ते हैं। आगे लिखा है दीज यूटेंसिल्स कैन बी रीयूज मल्टीपल टाइम्स, इनको आप बार बार यूज भी कर सकते हैं, रिड्यूसिंग वेस्ट, अब से वेस्ट कम होगा। और कई सारे सस्टेनेबल ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो ड्यूरेबल हैं, कहो काफ़ी दिन तक चलते भी हैं, वॉशेबल, इनको धो भी सकते हो, मेकिंग देम अ वायरेबल लॉन्ग टाइम सोल्यूशन, और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यह है कि विच मटेरियल कॉमनली यूज टू मेक सस्टेनेबल यूटेंसिल। प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम, बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक नहीं यूज होना है। बम्बू एंड कार्न स्टार्च, यही मिला था आपको आंसर में ना। मेटल नहीं यूज करना, ग्लास नहीं यूज करना। सस्टेनेबल मतलब क्या हुआ, वो पौधे पर बेस्ड होना चाहिए, तो बम्बू था, कॉर्न स्टार्च था, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया था उन्होंने। सिरेमिक और वुड भी नहीं था, ठीक है, याद आया आपको, मैंने अंडरलाइन करवाया था। चलिए, मेन फोकस ऑफ पैसेज क्या है? मेन फोकस ऑफ पैसेज है द बेनिफिट्स एंड हार्म्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। अब देखो दूसरे में क्या लिखा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। अब सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स के इम्पोर्टेंस पर इन्होंने बात की है क्या, या ठीक की तो है लेकिन थोड़ा और आ जाओ। लिखा एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल। हाँ देखो, दूसरे में और तीसरे में, चौथा भी पढ़ के देख लेते हैं। द इकोनॉमिक बेनिफिट की बात नहीं हुई थी, बात हुई थी एनवायरमेंटल बेनिफिट की। अगर हम सस्टेनेबल यूटेंसिल्स यूज करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा, ये हमारा स्ट्रांग पॉइंट है। और इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव में हम यहाँ बात तो सस्टेनेबल यूटेंसिल की किए थे ना, पूरे सस्टेनेबल अल्टरनेटिव की बात नहीं की थी, और ना उनके इम्पोर्टेंस की भी बात नहीं की थी, सीधा एनवायरमेंटल बेनिफिट की बात हुई। तो तीसरा वाला जो है वो मेन फोकस है। हालांकि सेकंड वाला आपको लालच दे सकता है, ठीक है, ये सेकंड वाला क्या है, ये है लालच, ठीक है, और ये है बिना लालच, ठीक है। तो आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, लालच मत करना बच्चा। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। देखो अब क्लियर करें जरा पहले से कुछ। इसमें क्या लिया है कि which among the following is not example of sustainable utensil। वुडन कटलरी तो ऑप्शन है ही। एडिबल कटलरी, हाँ, जिसको मतलब ऐसा चम्मच जिसको खा सकते हो। प्लास्टिक कटलरी बिल्कुल सस्टेनेबल का एग्जाम्पल है। बायोप्लास्टिक कटलरी तो हाँ ये बिल्कुल है, बायोप्लास्टिक भी, अरे बायोप्लास्टिक होना चाहिए, है, ठीक है ना। एक है जो मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा आ जाओ, कौन क्या चीज़ है जो सस्टेनेबल यूटेंसिल को प्लास्टिक कटलरी से डिफर करती है? तो दे आर मोर एक्सपेंसिव, नहीं, पैसे की बात ही नहीं हुई थी। लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, और लिखा है कि शार्टर लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन की बात ही नहीं है।
और दे आर मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बात ये भी नहीं है। तो 94 में क्या हुआ, ये लोअर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के हैं, जो सस्टेनेबल हैं उन पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत कम है, ठीक है, तो दूसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 95। इसमें क्या क्या इन्होंने कि इसमें कौन है जो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल, तो बायोडिग्रेडेबिलिटी होती ही है, नॉन रिसाइकेबिलिटी रिसाइकेबल नहीं होगा तो फिर यही तो गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं है। ड्यूरेबल भी होता है और इसे रीयूजेबल भी होता है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, नॉट, तो जो है वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं है वही आपका आंसर होगा, इसलिए इसमें जो आंसर होगा वो होगा जो गलत हुआ था, ठीक है। सस्टेनेबल यूटेंसिल की ये विशेषता नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 95 हो गया, ठीक है। तो अब 95 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद आपका आता है अगला वाला पैसेज। तो भाई देखो ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, करीब हम समझ रहे हैं कि 1 घंटे से ऊपर का हो गया है डिस्कशन, और ये 95 से 100 तक वाला मैं आपका छोड़ दे रहा हूँ, 2 पैसेज में करवा चुका हूँ, और अगली बार से इसको 3 पार्ट में क्या करेंगे, ठीक है ना, अगली बार से 3 पार्ट में करेंगे, 2 पार्ट में नहीं करेंगे, 2 पार्ट में बहुत दिक्कत हो जा रही है, बहुत लंबे लंबे वीडियो, ये भी 1.25 घंटे के करीब का वीडियो बन जा रहा है। तो ये 5 क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ मैं आपका, और 95 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं फिलहाल। तो पार्ट 2 को यहीं पर वाइंड अप करूँगा, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा बात करूँगा उतना ही वीडियो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, अपनी राय हमको दीजिएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट या कुछ चेंज आपको चाहिए वो हमको बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाले सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।